तो एक तो इसमें निकालना है, ये वेव नंबर है k है 0.5 जो 2π/λ होता है। यहाँ से लैम्डा निकालना होगा, x मीटर में दिया है तो लैम्डा निकल आएगा 4π मीटर। ओमेगा निकालना होगा तो ये ओमेगा टी होता है तो ओमेगा होगा 1.5 × 10⁻11। फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तो 2π न्यू कर देंगे, जो भी निकालना हो। अब यदि हमको वेव वेलोसिटी निकालना होगा तो ओमेगा/k होगा। तो ओमेगा हमारा है 1.5 × 10⁻11 और उसमें k डिवाइड करोगे 0.5 से, ठीक है। कुछ गड़बड़ 8 होना चाहिए था यहाँ छूटा हुआ है, × 10⁻3 है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ × 10⁻3 है, ये 10⁻3 छूटा हुआ था हमसे, तो 3 × 10⁻3 करोगे, कर लेना उस हिसाब से चेंज, तो हो जाएगा 3 × 10⁻8। जैसा तुम जानते हो वैक्यूम में लाइट का वेलोसिटी है। अब ये kx + ωt है, इसका मतलब वेव निगेटिव x में जा रहा है, ठीक है। वेव निगेटिव x में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड J में है, तो E × B जो है वो होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो ये हमारा -I है और B ऑलरेडी हमारा y में है। तो क्या क्रॉस J करोगे कि -I मिलेगा? ये J में है, क्या क्रॉस J करोगे कि -I मिलेगा? तो IJK। तो यदि तुम J क्रॉस K करोगे तो I मिलेगा, और K क्रॉस I करोगे तो -J मिलेगा। इसका मतलब जरूर ये K है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड Z में है, EZ है या K कैप कह सकते हैं, और हमको पता है E0 = CB0। C है 3 × 10⁸। अब B0 जो हमारा होगा, यही हमारा B0 है, तो 2 × 10⁻⁻7। तो ये बच्चे मेरे करोगे तो 10 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 वोल्ट पर मीटर। 30 × 2 = 60। तो ये 60 हो जाएगा। फेज जो है यहाँ साइन रहा होगा, पूरा का पूरा साइन चाहे कॉस जो भी रहा होगा वो पूरा का पूरा यहाँ उतर आएगा। लिखने में थोड़ा कहीं गलती हो गई है जल्दी में, जो साइन कॉस रहा होगा पूरा वही फेज आएगा यहाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि इंटेंसिटी पूछेगा तो एवरेज एनर्जी इंटेंसिटी हम बताए थे, एनर्जी डेंसिटी किसी एक में इंटू E0² इंटू लाइट का वेलोसिटी। तो ½ ε0 का वैल्यू पुट कर देंगे, कितना 8.85 10⁻11 की 12, देख लो जो भी होता हो। 8.85 10⁻11 या 12 जो होता है। E0 60 का स्क्वायर और लाइट का वेलोसिटी हो जाएगा 3 × 10⁸। इतना वाट पर मीटर स्क्वायर होगा इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी हुआ, ये इंटेंसिटी हुआ। एनर्जी लिखना हो तो एनर्जी इंटू वॉल्यूम, तो ½ ε0 E0² ये टोटल है, मैग्नेटिक इंटू वॉल्यूम, तो एरिया इंटू लेंथ, सब वैल्यू आराम से पुट कर देना, आ जाएगा जूल में। ये इक्वेशन देखो, यहाँ भी साइन या कॉस होगा, तो इसमें निकालोगे ना, तो इस बार लाइट का वेलोसिटी मीडियम में आएगा, मीडियम में इससे डिवाइड 1.5 है ना, तो ω/k करोगे तो 1/1.5 × 10⁸ आ जाएगा ऊपर। ω/k करेंगे तो 1.5 × 10⁸ आ जाएगा। और लाइट का वेलोसिटी फ्री स्पेस में होता है 3 × 10⁸। तो C0 में
Cm से डिवाइड कर दो तो म्यू आ जाएगा, तो म्यू तुम्हारा 2 आ जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा रिपीट कर देंगे क्योंकि लिखने में क्वेश्चन देने में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ये क्वेश्चन जो दिए थे वो भी सॉल्व ही है। तो क्यों कई बार कई जगह पूछा गया है और पूछा जाएगा। ध्यान दो बच्चे, ध्यान दे रहे हैं। कोई 100 वाट का बल्ब है और केवल 2.5% इफिशिएंट है, इसका अंदर इफेक्टिवली 2.5 वाट ही दे रहा है वो एज ए पावर। इसको पी कहते हैं। कितने मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड चाहिए? शायद 3 मीटर पे चाहिए, देख लो। थ्री मीटर पे चाहिए, तो 3 मीटर पे हम लोग इंटेंसिटी निकाल लें। तो इंटेंसिटी हो जाएगा पावर अपॉन एरिया। एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को 9 लिखो, 4 पाई को रहने दो, बराबर होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये इंटेंसिटी होता है, ये पावर पर यूनिट एरिया होगा इंटेंसिटी। अब ऐसे करो कि हमको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 इंटू 10⁻⁹। तो इससे हम लोग 1/एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट कर लेंगे इकट्ठे 9 इंटू 4 पाई। तो हमको थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगा। एप्सिलॉन नॉट पुट कर लेंगे, यहाँ आएगा तो सॉरी हाँ, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9। इसको इधर ले जाओ, यहाँ ले आओ, इंटू 10⁻⁹। अब यहाँ पुट कर दिया जाए तो हाफ 1/4 पाई 9 इंटू 10⁻⁹ ई नॉट स्क्वायर 3 इंटू 10⁸। अब इसमें देखो बहुत कुछ बिना कैलकुलेशन कटेगा। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, एक 3 से नहीं, ये 3 रहेगा। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, ई नॉट स्क्वायर बराबर तो 2.5 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2 इतना हो गया अपॉन 3 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 10⁸ मतलब 10। इसका मतलब 50/25 दूना 50, 5/50/3। तो 50/3 हुआ ना, गलत नहीं किए तो सही है। तो ई नॉट हो जाएगा √50/3। तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 50 का स्क्वायर रूट लगभग 749 है ना। तो 7/1.7 के आसपास 3 का स्क्वायर रूट। ठीक, तो आंसर है सही किए हो ना। पावर पर यूनिट एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट टोटल आ जाता है उसमें इंटू सी नॉट। सी नॉट हो गया इतना, एप्सिलॉन नॉट 9, 4 पाई गुना 9, ठीक, 10⁻⁹। 4 पाई से 4 पाई 9 से 9 कैंसिल हुआ, अब बच गया 2, 5.2 अपॉन 3 10⁻⁹ अपॉन 10 8। ठीक लग रहा है।
50/3। इसका स्क्वायर रूट करके निकालो, है ना। तो ये पीक वैल्यू ऑफ ई नॉट होगा, √2 से डिवाइड कर दो तो RMS मिलेगा। तो ये लगभग हो जाएगा, इसे निकालो तो कितना आता है, 50 में 3 से डिवाइड करो तो 16×3 = 48, 16 के आसपास कर सकते हो अप्रॉक्सीमेटली। इसका स्क्वायर रूट 4 के आसपास, नहीं, इसका स्क्वायर रूट 4 के आसपास हो जाएगा। स्क्वायर रूट 4 के आसपास आ गया, ठीक है, ये आंसर है। तो लगभग इसका आंसर हो गया 4 वोल्ट पर मीटर, ई नॉट का वैल्यू, और ई RMS निकालना होगा, सही है आंसर। फिर 4 में √2 से डिवाइड कर देना, RMS आ जाएगा पिक अपॉन √2। लाइट के वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ई नॉट बराबर CV0 से, तो V0 आ जाएगा, इसमें डिवाइड कर दोगे, ई नॉट बराबर CV0 से, तो तुमको RMS आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये कौन से फिजिक्स से दे रहे हैं? लिखिए, find the energy stored, find the amplitude of electric field in a parallel beam of light of intensity, find the amplitude of the electric field in a parallel beam of light intensity 2 watt per meter square, 2 watt per meter square, 2 watt per meter square, ठीक है, 2 watt per meter square। जरा करो तो,
लिखो देखो बच्चों, इसका तुम लोग आंसर निकालोगे। आई बराबर हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 10⁻12 इंटू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10⁻8। यही ई नॉट एम्पलीट्यूड है, ये निकाल के तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो, मीन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, मीन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, मीन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सन इज I equal to 10⁸ watt per meter square. Find RMS value of the magnetic field. Find the RMS value of the magnetic field. Approximately बताना है, approximately. RMS value of the magnetic field approximately बताना है। करके दिखाओ, एक्सप्रेशन लिखो। तो या तो पहले ई नॉट निकालो या सीधे इससे कर लो। तो इंटेंसिटी बराबर चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल लो चाहे मैग्नेटिक फील्ड का 2 टाइम्स करने के बाद आता है हाफ बी नॉट स्क्वायर बाय बोलो म्यू नॉट इंटू सी नॉट। अब आई मालूम है, म्यू नॉट मालूम है, तो बी नॉट नहीं निकालोगे। अब बी नॉट निकल आएगा तो √2 से भागा दे देना, यू विल गेट योर आंसर। तो ये हमारा 2 है। कितना इंटेंसिटी नहीं 10⁸ है, हाफ बी नॉट, म्यू नॉट कितना होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बराबर 4 पाई 10⁻⁻7। फोर पाई इंटू 10⁻⁻7। लाइट का वेलोसिटी बताओ 3 इंटू 10⁸ बी नॉट निकाल लेना, √2 से डिवाइड कर देना, यू विल गेट योर आंसर। एंड द आंसर इज लिखो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻4 टेस्ला, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻4 टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए मीडियम इज, ये मीडियम में है, E1 E0 1 x कैप मतलब I कैप cos 2 पाई न्यू Z/c माइनस टी, ऐसे। सॉरी, इन एयर, यहाँ लिखो इन एयर, मीडियम नहीं, इन एयर, एयर में इतना है। लिखो इन मीडियम, मीडियम है E2 E0 2 x कैप, फेज तो वही रह जाएगा, cos, ये पूरा उतर जाएगा, k, थोड़ा लाइट का वेलोसिटी बदलेगा, 2z माइनस सी टी। where number is k. Frequency refers to the values in air. Material is non magnetic, इसका मतलब म्यू आर बराबर 1। ठीक, अब एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 का रेशियो पूछ रहा है।
तो ऐसा करो, लाइट का वेलोसिटी, सॉरी वेव का वेलोसिटी निकाल लो। तो इसको कांस्टेंट पुट करोगे तो 2 पाई z/c, ठीक है। इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पहले वाले में ये kx टाइप का हो गया, तो पहले वाले में k आएगा 2 पाई ν/c, ओमेगा आएगा 2 पाई न्यू, तो ओमेगा/k करोगे तो c आ जाएगा, ठीक। या इसको कांस्टेंट पुट करके डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो dz/dt ही वेव वेलोसिटी होगा। इसको कांस्टेंट पुट कर दोगे इतने को, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो dz/dt निकालोगे, वही हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, kx, तो k के बदला 2k है, और ओमेगा के बदला kc है। तो k के बदला 2k है, kx 2k, और ओमेगा के बदला 2c है, kc है। तो ओमेगा/k करोगे k डैश, तो तुम्हारा आ जाएगा k कट जाएगा c/2। इसका मतलब इस मीडियम में जाने से लाइट की वेलोसिटी आधी हो गई। तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है √μr × εr। इसका मतलब ये हुआ कि मीडियम में μr 1 ही है, इसका मतलब म्यू का वैल्यू हमारा 2 है, तभी वेलोसिटी आधी हो गई, बराबर √, ये 1 है। ये क्यों 1 है भाई? ये 1 है क्योंकि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है इसलिए, लेकिन εr जो है, εr है, ये बेसिकली मीडियम 2 का है। तो εr जो है 2 का कितना आ गया बोलो, स्क्वायर करो 4। अब पहला फ्री स्पेस है तो उसका तो 1 ही होता है, तो बताओ दोनों का रेशियो बताओ, 1/4। तो आंसर हो जाएगा 1/4, आंसर हो जाएगा बच्चों 1/4। कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, लिखो तो क्या कर पाते हो, थोड़ा दिक्कत होगा। लिखो 27 m वाट, स्मॉल m वाट, समझते हो m, लेजर बीम हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 mm स्क्वायर, 10 mm स्क्वायर, ठीक। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वेव इफ epsilon not equal to 12, if epsilon not equal to 9 × 10⁻12 SI सिस्टम में वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मिली वाट है, 10⁻³ वाट होगा। नेक्स्ट लिखो, करना है, इसको मिटाता हूँ। लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a light wave is incident normally on a glass slab of refractive index 1.5, glass slab of refractive index 1.5, 4% light gets reflected, 4% रिफ्लेक्ट हो जाता है, and amplitude of the electric field, incident electric field is magnitude of
amplitude of the इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंसिडेंट लाइट इज, जो इंसिडेंट हो रहा है उसमें 30 वोल्ट पर मीटर, जो इंसिडेंट हो रहा है. देन फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द वेव इन द ग्लास मीडियम. ग्लास में जाने से कितना हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत होगा, होने देना. इन द ग्लास मीडियम फिर लिखो find the magnetic field traveling in an electromagnetic wave magnetic field in a traveling electromagnetic wave has peak value 20 nanotesla. Find the peak value of electric field. Peak value of electric field. लिखो RMS value of electric field in the electromagnetic wave is 720 न्यूटन पर कूलम. फाइंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी. नेक्स्ट लिखो electromagnetic wave passes from vacuum to a medium of permittivity 4. Then what is the effect on wavelength and the frequency? Wavelength and frequency. ठीक, wavelength and frequency. लिखो, ये तो है ही. ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ रेडियस कैपिटल R is being charged by a current I. Then derive the expression for magnetic field at a distance small r from the symmetrical axis between the plate such that r less than r, r greater than or equal to r. And remember the result. और रिजल्ट को भी याद रखो. And remember the result. रिजल्ट को याद रखो. रिमेंबर द रिजल्ट. इतना करो, इसको पूरा लेक्चर कंप्लीट होता तो ये कंप्लीट हो जाएगा. तो बच्चों, क्वेश्चन जो दिए थे और आप वीडियो रोक के एनफ एनर्जी लगा के क्वेश्चंस कर लिए होंगे. ये सारे क्वेश्चंस हम जो अभी करा रहे हैं आपको, ये सब जेईई मेन के आए हुए क्वेश्चंस हैं. ठीक है, मैं
ये क्वेश्चन हम आपको अपलोड भी कर देंगे, तो अभी मेरे साथ साथ करिए। आप कोशिश करके एनफ ट्राई करिए जो हम देते हैं वीडियो रोक के, तभी फ़ायदा होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12th है। 12th में दिया है कि जो लेज़र बीम है उसका पावर दिया है, ये पावर है 27 इंटू मिलीवाट है, तो 10⁻³ वाट, और एरिया क्रॉस सेक्शन दिया है 10 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 12 है ये, तो 10 मिलीमीटर स्क्वायर करोगे तो 10 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर होगा। इसे इंटेंसिटी होगा पावर पर यूनिट एरिया, तो पावर में एरिया से डिवाइड कर दो, 27 गुने -3 अपॉन एरिया इज इतना वाट पर मीटर स्क्वायर 10⁻6। ये बेसिकली 2.7 इंटू 10⁻³ हो गया, इतना वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कहता है कि इसका मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंटेंसिटी हम लोग लिखते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट। जब हाफ कर देते हो, ये एवरेज इंटेंसिटी है, जब हाफ इंटू सी नॉट, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड वाला भी आ जाता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड वाला भी आ जाता है, और यही मीडियम रहेगा तो सी मीडियम हो जाएगा, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाएगा। ठीक है, या इससे करना चाहो तो उससे होगा, दोनों बराबर होता है। और जब हाफ 1/4 रखोगे तो खाली एक में मिलेगा, 1/2 करो तो टोटल, ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, मैक्स पिक वैल्यू है, तो B0 अपॉन बताओ कितना होगा। अच्छा, नहीं कुछ दिया रहेगा तो हम लोग RMS वैल्यू रिपोर्ट करते हैं, देख लेते हैं क्या चाहता है। तो बाय μ0 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो खैर इसी को यूज़ करना है। तो इंटेंसिटी है 2.7 10⁻³ बराबर हाफ, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 8.85 10⁻12। ठीक है, कोई स्पेशल वैल्यू दिया है तो ठीक है, नहीं 9 इंटू 10⁻12 दिया है, आसान कर दिया है। 9 इंटू 10⁻12 दे दिया, थोड़ा आसान कर दिया है ऐसा यूनिट में, और लाइट का वेलोसिटी भी दिया हुआ है, सो दैट इज 3 इंटू 10⁻8। और हम लोग लिखे क्या नहीं है, E0 स्क्वायर, और E0 निकालेंगे, E0 निकालेंगे। ठीक, तो 9 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 होगा, और इधर ले आओगे तो 0.1 हो जाएगा। ठीक है, और 2 के इधर ले जाओ तो 0.2 बराबर इंटू 10⁻³ इक्वल टू -12 +8, तो 10⁻⁴ -4। ठीक, E0 स्क्वायर, तो इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू E0 स्क्वायर 2 इंटू 10⁻⁴ +8, तो E0 हो जाएगा √2 इंटू 2 लेंगे तो ये और कम होगा ना, 10 से गुना कर देते हैं 2 होगा, तो ये हो गया 6, तो 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, तो ये किलो वोल्ट पर मीटर हो गया, 1.4 किलो वोल्ट पर मीटर। इसका मतलब आंसर, यही आंसर हो गया। आंसर किलो वोल्ट में दिया है तो कर लेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर आता है 13 नंबर देखो। तो 13 में क्या है कि एक लाइट वेव इंसिडेंट हो रहा है नॉर्मली ग्लास स्लैब पे। तो ये जो ग्लास स्लैब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5 ग्लास का, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो मैं आपको बता दूं मीडियम का हो या ये,
कि ग्लास नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मतलब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये मैग्नेटाइज नहीं होगा। तो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए याद रखो म्यू आर बराबर 1, फ्री स्पेस में 1 और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर 1 होता है, याद रहेगा, म्यू आर 1 होता है। और कभी कभी मजबूरी में डाटा ना दिया रहे तो अपने मन से म्यू आर 1 बिना लिए यदि सॉल्व नहीं हो रहा है तो ले लेंगे। अब नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है तो और कह रहा है कि कोई लॉस नहीं है, तो 4% लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, तो आई नॉट आया तो 4.4 आई नॉट लौट गया। इसमें गया कितना, 0.96 आई नॉट चला गया। 4% लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ये जो लाइट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इंसिडेंट का 30 वोल्ट पर मीटर। गुड। तो हमको पूछ रहा है इसमें इस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इस मीडियम में, ई मीडियम में पूछ रहा है, ठीक है। वो भी उसका एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, पिक वैल्यू पूछ रहा है। और यदि कहेगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड तब आरएमएस वैल्यू रिपोर्ट करोगे, और कह देगा एम्पलीट्यूड और पिक वैल्यू तो पिक वैल्यू। तो पहले आई नॉट का फॉर्मूला लिख लें, तो वो फ्री स्पेस में है, एयर में है, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। और यही मीडियम में है, तो मीडियम में होगा इसका 0.96 आई नॉट, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर इंटू सी नॉट। अब मीडियम में भी लिखेंगे फार्मूला, ये हो गया हो तो उसको मिटा दें, खुद से प्रयास करोगे तभी सीखोगे। तो मान लीजिए पहली बार में नहीं हो रहा है तो मैं ये क्वेश्चन अपलोड कर देता हूँ सब, और फिर से कर लेना। मैं कह रहा था कि ये हो गया, इसका आई मीडियम होता है, एप्सिलॉन नॉट का साथी एप्सिलॉन आर आएगा, ठीक। ई नॉट डैश हो गया या ई एम स्क्वायर हो गया मीडियम में, और ये भी मीडियम का वेलोसिटी होगा, बराबर 0.96 हाफ तो होगा ही इंटू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी नॉट। अब हमारा एप्सिलॉन हाफ से हाफ कट गया, एप्सिलॉन नॉट कट गया, ठीक। अब एप्सिलॉन आर ई एम स्क्वायर, तो ये सी एम होता है सी नॉट बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बराबर 0.96 ई नॉट स्क्वायर इंटू सी नॉट। तो सी नॉट से सी नॉट कट जाएगा, तो ई मीडियम का स्क्वायर होगा 0.96 ई नॉट का स्क्वायर इंटू म्यू इंटू एप्सिलॉन आर, म्यू इंटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन सॉरी म्यू बाय एप्सिलॉन आर, इसको उधर ले जाओगे तो म्यू बाय एप्सिलॉन आर अलग से लिख लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा अंडर रूट ऑफ म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर, और ग्लास है तो ये 1 होगा, तो फाइनली ये आ गया 1 बाय अंडर रूट एप्सिलॉन आर, या सीधे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो इसको करो स्क्वायर कर लो, एप्सिलॉन म्यू दिया है 1.5, तो उसी को यूज़ कर लेते हैं, रुको। तो म्यू स्क्वायर बराबर होगा म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक। और ये 1 लेंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, तो इसको पुट कर दोगे यहाँ 0.96 ई नॉट स्क्वायर, समझ रहे हो, और म्यू का वैल्यू पुट कर दोगे म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर, तो म्यू आर 1 ले लोगे अपॉन एप्सिलॉन आर, म्यू स्क्वायर है ना, ये म्यू स्क्वायर होगा नहीं, तो इसको ऐसे मत करो, उसको भगाते हैं यार,
तो म्यू को रहने दो, क्योंकि म्यू का डाटा दिया है। एप्सिलॉन आर यहाँ से क्या देखो, म्यू स्क्वायर है, तो इस बार तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भागा हो गया ये, इसलिए ई एम बराबर हो जाएगा 0.14, नहीं 0.96 का स्क्वायर रूट बताओ, ठीक, 10 का 100 होगा। सो अंडर रूट ऑफ 0.96 कर लो, डिवाइडेड बाय म्यू इज 1.5, ये है 30, इसको निकालो। इसमें 4% रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। इसको 1.5 को अंदर ले जाओ तो हो जाएगा, इसको अंदर ले जाओ 24 आ जाएगा। इस 0.96 है ना, तो म्यू स्क्वायर 1.5 है, तो स्क्वायर रूट लेने से पहले इसको 1.5 कर दो, तो 0.9 ये हो जाएगा 0.64 ई नॉट स्क्वायर, तो 0.64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 0.8, तो ये 24 आ जाएगा वोल्ट पर मीटर, कर लो। उसका दिए थे 18 नंबर, देखो, ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 18 में क्या था अभी, अच्छा दोनों एनर्जी डेंसिटी बराबर होता है, तो 18 नहीं दिए होंगे, चलो कोई बात नहीं। 22 देखो, ट्वेंटी 22 है क्वेश्चन, लिखाए होंगे हम, डिस्कस कर देते हैं। तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसका फ्रीक्वेंसी दिया है और वैक्यूम टू मीडियम में जा रहा है, सो वैक्यूम टू मीडियम में जा रहा है, और फ्रीक्वेंसी उसका न्यू है, तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, ये सबको पता होना चाहिए। वेलोसिटी बदलेगा वेवलेंथ बदलने से, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का परमिटिविटी दिया है, एप्सिलॉन आर दिया है 4, तो अभी हम मजबूरी में हम लोग म्यू आर को 1 ले लेंगे, क्योंकि डाटा ही नहीं दिया है, तो हमसे हो नहीं पाएगा, नहीं तो ठीक है। तो इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे मीडियम का, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा म्यू बराबर, या एन लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ, ये दोनों का अंडर रूट होता है प्रोडक्ट का, तो ये 2 हो जाएगा। म्यू आर यदि 1 नहीं लेते अपने मन से तो हो नहीं पाता। तो मीडियम माने होंगे मटेरियल जो है नॉन मैग्नेटिक है, दिया नहीं है, ज़बरदस्ती लेना पड़ा आंसर मिलाने के लिए। अब हमारा वेलोसिटी आधा हो जाएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगा, तो वेलोसिटी आधे होने से लैम्डा भी, पहले लैम्डा होगा तब लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, करके देख लो। तो इसका आंसर है वेवलेंथ इज हाफ एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, ठीक है। एक चीज लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड is always in the direction of polarization vector. Electric field is always in the direction of
पोलराइजेशन वेक्टर, जैसे प्लेन पोलराइज लाइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑस्किलेशन होगा वो पोलराइजेशन के अलॉन्ग होगा। तो लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन डायरेक्शन, जिधर, ठीक है, पोलराइजेशन डायरेक्शन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो पोलराइजेशन के पैरेलल होगा ये। देखो उसी पे क्वेश्चन दिया है। अब जो मैं करने जा रहा हूँ, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यूजुअली एनसीईआरटी वगैरह में इस लेवल का कुछ है नहीं, लेकिन जेईई मेन में तो मैं देख रहा हूँ कि टोटली जोड़ जाड़ के 10 क्वेश्चंस तो आ ही गए हैं इस कॉन्सेप्ट पे। तो थोड़ा बाकी जो बायो के बच्चे अटेंड कर रहे होंगे, मान लो उनको थोड़ा दिक्कत होगा तो होने देना, लेकिन क्वेश्चंस चूँकि जेईई मेन से उतार देते हैं तो आपको भी सीखना है। अभी तक हम बड़ा ही सिंप्लीफाइड केस लिए कि वेव एक्स में जा रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो मान लीजिए वाई में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड में है, तो ये जे हो गया, ये के हो गया, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो जाएगा जे क्रॉस के, दैट आई में वेव जा रहा है। अब हम ये करें क्या कि एक्स वाई जेड ना लेकर के प्लेन में चीज़ें ले लें। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है डायरेक्शन है 2y + 4j, ऐसा कुछ है। वेव भी एक्स वाई में न जा करके एक्स वाई प्लेन में किसी लाइन के अलॉन्ग जा रहा है, या वाई जेड प्लेन में किसी लाइन के अलॉन्ग जा रहा है। तो इसमें होता है क्या कि तीनों वेक्टर जो होता है हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो लिखो इन द प्लेन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड E, मैग्नेटिक फील्ड B एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, उसको कहेंगे K डैश, ये जनरल है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दैट इज K डैश कह दिए। K हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर के रूप में जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसलिए उसको K डैश कह दिए। तो लिख दो K डैश। तो E, B एंड K डैश आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वेयर K डैश इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव जिस दिशा में जाती है, वेव जिस दिशा में जाती है। तो एक चीज़ तो होल्ड करता है कि E, अब इसको क्या है कि यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट या डायमेंशन नहीं होता, तो E कैप B कैप कर लें तो यही K डैश कैप मिलेगा। K डैश इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, वेव जिस दिशा में जाएगी। K डैश इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, वेव मतलब I + 2j में जा रहा है, तो I + 2j के अलॉन्ग ये यूनिट वेक्टर है। तो देखो क्या दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा यूनिट वेक्टर होगा? 1 1 का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हमेशा 1 होगा? होगा, बशर्ते कि 1 1 के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। मॉड A मॉड B साइन थीटा होता है, साइन 90 करोगे तो 1 हो जाएगा। इसलिए परपेंडिकुलरली यदि यूनिट वेक्टर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो पक्का यूनिट वेक्टर ही मिलेगा और दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। एक तो ये रिलेशन है E क्रॉस B बराबर K डैश। अब क्या है कि हमारे पास ये भी है E0 बराबर CB0, ठीक। तो यहाँ से एक चीज़ इंस्पायर हो जाओ, जैसे ये X है, इस एग्जाम्पल से शुरू करना, ऐसे Y है, ना घबराओ, तो ऐसे Z है, तो इसमें E ले लिए हम, मान लीजिए E क्रॉस E ले लिए Y में, मैग्नेटिक फील्ड ले लिए बोलो Z में, तो ये किस में चला गया भाई? E क्रॉस B करो तो ये है J, तो J क्रॉस K बराबर I आया, तो वेव पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, वेव पॉजिटिव एक्स में जा रहा है। अब मान लीजिए इसमें कोई भी दो मालूम हो तो तीसरा निकाल लेंगे। तो जैसे E क्रॉस B कैप ये होगा तो ऑर्डर चलो, फिर इसको उठाओ तो इसको करेंगे तो ये मिलेगा, फिर इसको करोगे तो अगला मिलेगा, तो आगे की तरफ जब तक बढ़ोगे पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ से देख लो तो एक तरह से ये I है, ये सॉरी ये J है, ये K है, तो ये I है। एक एग्जाम्पल ले लिए तो I J K, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है J में, मैग्नेटिक फील्ड है B में,
और ये हमारा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के डैश। अब बताओ आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के बोलो, आई होगा के क्रॉस आई बोलो, जे बोलो, तो कोई भी उठा लो। अब हमको यूनिट वेक्टर के रूप में लिख रहे हैं, तो ई हमको चाहिए, वेक्टर ई चाहिए, ई कैप चाहिए। तो ई कैप हमको कैसे मिलेगा, इस ऑर्डर में जाओ, के क्रॉस आई जे, के क्या है हमारा बी, तो बी कैप क्रॉस के डैश कैप बराबर ई कैप आ जाएगा। ये यूनिट वेक्टर हो गया, ये यूनिट वेक्टर हो गया, समझ रहे बच्चों। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलाउंग यूनिट वेक्टर हुआ। तो जैसे ई क्रॉस बी बराबर ये मिलेगा, इसको क्रॉस करोगे यूनिट वेक्टर का तो ये मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा, फिर ये और ये मिलेगा, फिर ये और ये मिलेगा। तो उसी ऑर्डर में करेंगे आई जे के। तो आई के अलोंग हमारा हो गया प्रोपगेशन डायरेक्शन इस एग्जाम्पल में, वाई के अलोंग हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड के अलोंग हो गया के। तो अब कोई भी ले लो, तो बी क्रॉस के डैश बराबर ई हो गया, ये समझ में आया। यदि पूरा वेक्टर चाहते हो वो भी कर सकते हो, तब जो है डायमेंशनली सही करना पड़ेगा, तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही मिल जाएगा। लेकिन क्या है कि यदि बराबर करना चाहो तो बी जो है ई नॉट बाई सी है, तो यहाँ लाइट के वेलोसिटी से डिवाइड करना होगा। लाइट के वेलोसिटी ई पोलराइजेशन डायरेक्शन में होता है हमेशा। अब ये सही हो गया, तो सीधे ई में एम्पलीट्यूड में तो रिलेशन होता ही ई नॉट बराबर सी बी नॉट, यहाँ बी का वैल्यू पुट कर दिए, तो ई नॉट बराबर सी बी नॉट, ये क्रॉस प्रोडक्ट उतना हुआ, तो ये तो वैल्यू होता ही है। साथ साथ जनरल टाइम टी पे ही और जनरल पोजीशन पे भी ये वैलिड हो जाता है, क्योंकि दोनों सेम फेज में है। अब देखो तुमको बी कैप चाहिए, तो बी कैप चाहिए, बी कैप जेड में है, तो बताओ यदि आई क्रॉस जे करें तो के मिलेगा, तो आई हो गया प्रोपगेशन डायरेक्शन और जे हो गया ई कैप, तो ये बी कैप होगा। पूरा वेक्टर लिखना चाहते हो तो के डैश क्रॉस ई बराबर सी से इस बार गुना होगा, तभी डायमेंशनली सही होगा, ठीक है, सी बी नॉट। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये पूरा बी नॉट नहीं, पूरा सी बी ये आ जाएगा। ये लिखना अपने से ज़रूरी है। फिर से करो, फिर से लिखोगे, लिखो, यहां से शुरू करो तो काम बन जाएगा। ई क्रॉस बी बराबर प्रोपगेशन डायरेक्शन, ये तो तुमको याद ही रहेगा कि यूनिट वेक्टर लो तब सही होगा, इसमें तो यूनिट वेक्टर ही लेना पड़ेगा। तो ई क्रॉस बी बराबर के कैप। अब आगे बढ़ो, इसको उठाओ, इसका ये मिलेगा, इसका ये मिलेगा, पिच बी कैप क्रॉस के डैश कैप बराबर मिलेगा ई कैप। तो ये यूनिट वेक्टर में है। फिर आगे बढ़ जाओ, के डैश हो गया, तो बी के डैश, अब के डैश क्रॉस ई कैप करो, क्रॉस ई कैप करो, तब तुमको मिलेगा, इसको तो अगला मिलेगा। और कोई एक एग्जाम्पल ले लो तो देखो ये एकदम मैच कर रहा होगा। जैसे कोई रैंडम ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं वाई में, मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं जेड में, मैग्नेटिक फील्ड जेड में, और तो ई क्रॉस बी बराबर होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो जे क्रॉस के आई होता है, तो इधर ही हमारा के डैश होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि इसका ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये मिलेगा, पहला हो गया। इसका ऐसा करेंगे तो ये मिलेगा, मतलब बी कैप क्रॉस के डैश, तो ई मिल गया। फिर इसका ऐसा करेंगे तो ये मिलेगा।
तो k डैश क्रॉस e बराबर b, और पूरा वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते ये तो इसी फॉर्म में रहेगा, इसको एडजस्टमेंट नहीं करने जा रहे हैं। तो b कैप जो है इसको b वेक्टर लिखोगे, तो जो b वेक्टर होगा ये पूरा b वेक्टर है क्रॉस k डैश, तो ये e वेक्टर होगा, लेकिन डायमेंशनली थोड़ा सही करना पड़ेगा। तो डायमेंशनली सही करने के लिए b में किससे डिवाइड करोगे तो e आ जाएगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता यूनिट वेक्टर का। तो यहाँ डिवाइडेड बाय c होगा, यहाँ डिवाइडेड बाय c होगा लाइट का वेलोसिटी। और उसी तरह से इसको यदि लिखोगे k कैप क्रॉस e वेक्टर, तब पूरा का पूरा b वेक्टर मिलेगा, फेज सहित मिल जाएगा, फेज सहित मिलेगा। तो b वेक्टर क्या लिखोगे बच्चा, वेक्टर b, और इसमें लाइट के वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तब डायमेंशनली सब सही हो जाएगा, डायमेंशनली सही हो जाएगा। इतना ध्यान रहेगा। अब तुमको बता दे, जब मान लीजिए इस तरफ प्लेन में हो, मतलब जैसे आई जे के में ना हो करके जे और के में हो, आई के में हो, तो एक चीज़ याद रखो, लिखो जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ई बराबर लिखो ई नॉट, ठीक, और ये साइन चाहे कॉस, और यहाँ आएगा के डैश डॉट आर, ये थोड़ा उतना इंटरमीडिएट में है नहीं लेकिन खूब पूछते हैं, माइनस ओमेगा टी प्लस फाई लिखना है तो फाई लिखो। तो वो जो जनरल हम लोग जैसे वेव एक्स में जाता था तो के एक्स लिखते थे ना, के एक्स, जहाँ के वेव नंबर होता था, और माइनस ओमेगा टी, तो एक्स के बदला ये पूरा पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि इसमें एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट बदल सकता है या दो कोऑर्डिनेट बदल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो के डैश है याद रखो, इसको लिखो प्रोपगेशन वेक्टर, प्रोपगेशन वेक्टर, तो लिखो वेव प्रोपगेट इन द डायरेक्शन ऑफ के डैश, और ये बराबर हो जाएगा, जब वन डायमेंशनल होता है तो के डैश के हो जाता है, केवल एक कंपोनेंट होता है, या तो के एक्स या तो के वाई या तो के जेड। अब ये जो के डैश है इसको याद रखो के एक्स आई प्लस के वाई, थोड़ा टिपिकल है, के वाई जे प्लस के जेड के, घबराएगा कोई नहीं, के जेड के। अब पोजीशन वेक्टर लिखो एक्स कोऑर्डिनेट आई प्लस वाई कोऑर्डिनेट जे प्लस जेड कोऑर्डिनेट के। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लो तो के डैश डॉट आर हमारा हो जाएगा जरूरत पड़ने पे के एक्स इंटू एक्स प्लस हो जाएगा जे का के वाई इंटू वाई प्लस के जेड इंटू जेड। और याद रखो ये के डैश का जो मॉड होगा वो वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा के बराबर होगा। ये चीज़ उतना इंटरमीडिएट में नहीं है, लेकिन जेई मेन में तो 10 क्वेश्चंस पूछ ही चुके हैं, 10 से ज़्यादा ही पूछ ही चुके हैं इस कॉन्सेप्ट पे। पीएमटी में नहीं आया है लेकिन कभी भी उतार सकते हैं। तो मैं जब इसको 4-5 क्वेश्चंस करूँगा तुमको समझ में आएगा कि हम करना क्या चाहते हैं। ये जनरल है, जब एक्स कोऑर्डिनेट अभी तक क्या था, जैसे वेव एक्स में जा रहा था तो केवल एक्स में जा रहा था, किसी प्लेन में नहीं जा रहा था, मतलब वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदल रहे थे उसके पोजीशन का। अब एक्स वाई दोनों बदल सकता है, वाई और जेड दोनों बदल सकता है। तो इसमें तो एक ध्यान रखा जाता है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब यदि यहाँ कहीं भी चाहे यहाँ माइनस हो चाहे यहाँ माइनस हो तो वेव आर के डायरेक्शन में जाएगा, सॉरी वेव के डैश के डायरेक्शन में जाएगा। और यदि यहाँ प्लस है तो लिखो, इसको ध्यान रखना है कैसे कैसे किया है। तो लिखो इफ साइन और कॉस इज द फंक्शन ऑफ के डैश डॉट आर माइनस ओमेगा टी और ओमेगा टी माइनस के डैश डॉट आर वेक्टर, आर इज द पोजीशन वेक्टर, बता दिए हैं पोजीशन, देन वेव प्रोपगेट इन द डायरेक्शन ऑफ के डैश, इन द डायरेक्शन ऑफ के डैश, इन द डायरेक्शन ऑफ के डैश।
but if it appears in the function as k dash r cap plus omega t, ये डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो गायब हो जाएगा. k डैश इज नॉट k वेक्टर, यूनिट वेक्टर. k डैश कैप इज ए बेसिकली ये वेव नंबर वेक्टर, सॉरी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जिसका मैग्नीट्यूड वेव नंबर के बराबर होता है. r पोजीशन वेक्टर है इतना, ध्यान रखना रे. देखो, देन वेव प्रोपगेट इन द डायरेक्शन माइनस k डैश, प्रोपगेट इन द डायरेक्शन माइनस k डैश, माइनस k डैश, माइनस k डैश. समझ में आया? तो अब देखो क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा. बच्चे बड़े अच्छे हैं, इसको ध्यान रखना कैसे किए हैं, कैसे निकाल लेते हैं. ई क्रॉस बी बराबर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मालूम रहता है k डैश, तो आ जाता है. थोड़ा जनरल है ये, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो ये डाइजेस्ट होगा. लिखो, ये क्वेश्चन में 10th है. लिखो, इन ए प्लेन पोलराइज राइट, पोलराइजेशन के डायरेक्शन में ई वेक्टर होता है, वेक्टर ई होता है. इन प्लेन पोलराइज लाइट, इन ए प्लेन पोलराइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस, ऑस्किलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट t इक्वल टू 0, t 0 पुट करने के बाद t इक्वल टू 0 इज 10j कैप, 10j कैप cos ऑफ 6x प्लस 8z. तो इसे हम तो ओमेगा टी इसमें रहा होगा, और उस ओमेगा टी का वैल्यू t 0 पे गायब हो गया होगा, तो खाली ये टर्म रहा होगा. ठीक है, तो इससे हम लोग कंपेयर कर लेंगे. तो kx कितना आ गया बताओ. तो पहले इसको उस फॉर्म में लिख लें, इसको इस फॉर्म में लिख लें जिधर आप चाहते हो. 10j t को इंट्रोड्यूस कर दो. अब तुम्हारे ऊपर है कि माइनस ओमेगा टी लेना चाहते हो कि प्लस ओमेगा टी, रिजल्ट वही आएगा. ओमेगा टी जोड़ना चाहो तो जोड़ो, घटाना तो घटाना. क्या करोगे बताओ? घटाना है तो 8z माइनस ओमेगा टी, उससे आंसर में नहीं फर्क पड़ेगा. हम दिखा देते हैं कैसे. तो यही मेरा k डॉट r है, यही मेरा k डॉट r है. समझते हो? यही मेरा k डॉट r है. तो k डॉट r बताए थे kx इंटू एक्स प्लस बोलो ky इंटू वाई, k डैश r है. तो बताओ, इसे kx आ गया 6. ये ऐसा इसलिए क्योंकि माइनस है तो वेव k के डायरेक्शन में ही जाएगा. अब ky कंपेयर किया तो कितना आ गया भाई? 8. kz आ गया 8. इसका मतलब हमारा प्रोपगेशन डायरेक्शन हो गया k डैश बराबर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, k डैश बराबर 6i प्लस 8k. ये प्रोपगेशन डायरेक्शन है, और ये जो है k कैप जो है यूनिट वेक्टर है. इतना हो गया k का वैल्यू. अब हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो E से देखो B कैसे आता है. तो ये फेज तो पूरा वही उतर जाएगा, ये फेज जो है बदलता नहीं है, ये जनरल t सेकेंड पे है. तो हमको पता है कि वहाँ से देखो हमको चाहिए B, तो B वाला वेक्टर ये है. इसका मतलब हुआ कि हम k कैप ले लें, k डैश कैप ले लेंगे तो 6i प्लस 8k अपॉन 10. इसको E के साथ जो है क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, तो ये k डैश हो गया. अब k डैश क्रॉस E करोगे तो CB0 मिलेगा. इसका मतलब इसमें C से डिवाइड करोगे तब आपको B मिलेगा.
ई के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इसको उठाओ, ठीक है, इसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ध्यान देना। तो आई जे के घुमा लो, तो दिस क्रॉस ये है ई, तो आई क्रॉस जे बोलो के इसके साथ, ठीक है। तो 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ 10 से 10 कट जाएगा तो हो जाएगा 6K। आई पहले लेंगे तो आई क्रॉस जे बराबर के, फिर उसको उठाएंगे, फिर इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो के क्रॉस जे इज आई माइनस आई, तो -8 आई। 10 से 10 कट जाएगा और ये पूरा उतारेंगे, फेज वही बदलता है। कॉस 6x + 8z माइनस ओमेगा टी। यदि इसको कोई प्लस ओमेगा टी लेता तो हमारा प्रोपगेशन डायरेक्शन -k' में आता, -k' में लेते, यहाँ तो सुरक्षित हो। अब यहाँ एक चीज़ छूटा हुआ है, इसमें लाइट के वेलोसिटी से हमको जो CB0 होगा इतना बराबर, इसलिए जो ये B है इसमें C से डिवाइड करना पड़ेगा तब होगा। तो दिस इज इक्वल्स टू इंटू 3 × 10⁸ या C को C रहने दो। तो इससे हमारा नहीं, C लाइट का वेलोसिटी, समझ रहे हो। तो ये तुम्हारा आ गया। तो यही जो है ये बराबर है CB0, सॉरी के क्रॉस, तो ये हो गया C और इतना B0। तो ये जो है यही हमारा जो है इसमें ये CB0 के बराबर है। तो B हमारा जो हो जाएगा इतने में, ये जो आया है उसमें C से डिवाइड करो, तो C से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा, ई में C से डिवाइड करोगे। इसका आंसर देखें, 1/c 6K - 8I, ठीक है, ओमेगा टी। ओमेगा को उन्होंने लाइट के वेलोसिटी टर्म्स में पुट कर दिया है, ठीक है। ओमेगा टी kx है ना, तो चाहे तो ओमेगा ही रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ओमेगा ही रहने दो। तो यदि इसको करंट बदलना चाहो तो हमें पता है कि लाइट का वेलोसिटी बराबर होता है ω/k, के यहाँ k' हो जाएगा, इसलिए ओमेगा बराबर हो जाएगा C × k'। k' वेव नंबर है, k' इसका मॉड वैल्यू है, इसका मॉड वैल्यू बताओ 10। ये ओमेगा के बदला 10C लिख सकते हो, यहाँ ओमेगा के बदला 10C लिख सकते हो। ये जो k' ऐसे लिखा आता है प्रोपगेशन डायरेक्शन, उसका मॉड जो है अभी भी 2π/λ है, वेव नंबर है, अभी भी 2π/λ के बराबर है और वही वेव नंबर है। इसको बचाइए, अभी भी वो 2π/λ के बराबर है और वेव नंबर। एक बार फिर आपको अपने से करना पड़ेगा, अभी थोड़ा थोड़ा सीखे हो, फिर आपको अपने से करना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन सेकंड है, ध्यान रखना भाई। k' का मॉड जो है, मॉड ऑफ k' इज 2π/λ, वेव नंबर k, वेव नंबर k। सो मॉड ऑफ k' इज वेव नंबर k। तो ये रिलेशंस पहले अपने से लिख लेना, चीज़ों को डायमेंशनली सी इधर उधर करके कर डालना। लिखो, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव magnetic field is given by B equals to 1.6 × 10⁻⁶ cos
2 इंटू 10⁻7 जेड प्लस 6 इंटू 10⁻15t इंटू 2i प्लस j टेस्ला. Write the equation of oscillation of electric field. Write the equation of oscillation of electric field. वीडियो रोक के खुद करो, तो वीडियो रोक दो, खुद करो तभी पता चलेगा. जरा वीडियो रोक के खुद करना है. वीडियो रोक के खुद कर डालो, तो घबराना मत. तो हमको E निकालना है. तो हमारा E वेक्टर देखो क्या है. C को इधर ले जाओ तो C से मल्टीप्लाई E वेक्टर बराबर है C B कैप क्रॉस K कैप. पूरा फेज उतर जाता है, ये पूरा वही रहेगा. तो इसका मतलब हमको B में लाइट के वेलोसिटी से गुना करना होगा. ठीक है, तो ये पूरा एक जगह लग लो. तो 1.6 10⁻⁻6 गुना 3 इंटू 10⁻8. ठीक है, और ये प्रोपगेशन डायरेक्शन है. ये पूरा उतार दो. कॉस 2 इंटू 10⁻7 जेड प्लस 6 इंटू, वो पूरा उतर जाएगा 5t. तो C से तो गुना कर दी इसमें पूरा में, ये भी छूटा हुआ है 2i प्लस जे कैप. अब इसका जो डायरेक्शन है ऑस्किलेशन का वो बदल जाएगा, तो कम से कम इसका मॉड वैल्यू तो लिख ही दो. इसका मॉड हो जाएगा इंटू √5 इंटू कहेंगे K डैश कैप. पूरा K डैश नहीं ना, K डैश कैप ले लेंगे. तो K डैश कैप लेंगे तो इस K डैश का यूनिट वेक्टर लेंगे तो मैग्नीट्यूड तो √5 आना चाहिए, क्योंकि K डैश है तो मैग्नीट्यूड तो इससे आ जाएगा, इसका मॉड ले लिए तो. और K डैश हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं. K डैश डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. यहाँ देखो यह है इतना z प्लस ओमेगा टी. तो वेव z में जा रहा है कि प्लस z में कि माइनस z में? प्लस z में जा रहा है कि माइनस z में, बताओ. यदि kz प्लस ओमेगा टी है तो माइनस z में जा रहा है. इसका मतलब ये जो K डैश कैप है बेसिकली माइनस K है. पूरा उतार देना, ये K डैश कैप को लिख देना कितना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है माइनस K है. ठीक है, √5 नहीं लिखना चाहते हो तो K डैश कैप जो होगा इसका मॉड ले लो. ठीक है, √5 इंटू इतना हो गया. यहाँ K डैश माइनस K कैप के बराबर होगा, क्योंकि निगेटिव जेड में जा रहा है. इसका मतलब हुआ कि इसका जो यहाँ हमको K डैश कैप नहीं चाहिए, क्रॉस गड़बड़ कर दिए. रुको यार, यहाँ ये ध्यान देना कि √5 आए. तो हम यहाँ से निकालेंगे तो हमारा K डैश कैप जो है, K डैश वेक्टर जो है हमारा, K डैश वेक्टर. ठीक है, तो वहाँ से देखो यार, उसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर ले लो तो माइनस K कैप है, माइनस K कैप है. ये जो B हमारा दिया है इसमें B क्रॉस K कैप करना है. तो वो है हमारा 2i प्लस जेड, लिखे नहीं है तो 2i प्लस जे तो हुआ, ये B का डायरेक्शन हुआ. C से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हो तो B का डायरेक्शन आ ही गया. इसमें क्रॉस K कैप करो तो क्रॉस माइनस K कैप. तो देखो क्या आता है,
आई जे के, अपने से करना पड़ेगा भाई। तो बताओ आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा, पहले से माइनस है तो 2j, 2j, ये 2j आ गया। तो प्रोपगेशन के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, नहीं प्रोपगेशन वेक्टर ले रहे हैं, पूरा पूरा k डैश ले रहे हैं। अब ये हो गया। अब इसको लिखो क्या होगा, j क्रॉस के, j क्रॉस के बताओ, j क्रॉस के i होगा तो माइनस आई। इसका मतलब यहाँ जो आएगा वो आएगा माइनस आई प्लस 2j। तो आप देख सकते हो ई और बी का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो जरूर 0 आना चाहिए। ठीक है, इसमें थोड़ा आंसर गलत दिया है, यही आंसर होगा। इसको बचाइए। तो यहाँ डायरेक्शन लिखने के लिए अब क्या है कि ये यहाँ आ गया, तो यदि पूरा के कैप के साथ कर दिए तो इसका मैग्नीट्यूड इसी के मैग्नीट्यूड के बराबर आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ई के ऑस्किलेशन का डायरेक्शन है वो कैसे निकालोगे, उसमें जो मेरा बी वेक्टर है उसको, जो यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में, उसे क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा। इसको सीखो खुद से। लिखो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको ठीक से समझना, थोड़ा टिपिकल तो है ही। रिप्रेजेंटेड बाय ई इक्वल टू एन कैप E naught n cap. So n cap is a polarization direction. Omega t plus 6y minus 8z. तो यही मेरा, तो अब ये जो है, ये जो हमारा k प्लस k डॉट r है, तो बराबर हो जाएगा E नॉट एन कैप ओमेगा टी, ये प्लस के डैश डॉट आर डैट है। तो प्लस होगा इसका, तो वेव इज प्रोपगेटिंग, लिखो वेव इज प्रोपगेटिंग इन द डायरेक्शन माइनस के डैश, वेव इज प्रोपगेटिंग इन द डायरेक्शन माइनस के डैश। तो यदि डॉट प्रोडक्ट से कंपेयर करोगे तो के एक्स आ जाएगा 6, याद आ रहा है, और के वाई 0 होगा, के जेड आ जाएगा -8। तो जो के डैश वेक्टर होगा 6i -8 के कैप, ये के डैश प्रोपगेशन वेक्टर हुआ। लेकिन हमारा वेव जो है माइनस के डैश में जाएगा, वेव मेरा माइनस के डैश में जाएगा। ठीक है, तो यदि हम बी चाहते हैं तो बी जो होगा हमारा, ई में सी से भागा देना पड़ेगा, तो इसमें सी से पहले भागा दे दो, ई नॉट बाई सी हो गया। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है, खाली इक्वेशन नहीं पूछा है, खाली ये पूछा है कि बताइए गिव द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के डैश कैप पूछ रहा है, के डैश कैप खाली पूछ रहा है, तो इसमें 10 से डिवाइड हो जाएगा, खाली के डैश क्या पूछ रहा है, सम और 10 होगा, तो ये हो जाएगा 3i माइनस 4j अपॉन 5। तो लिख लो 3i माइनस 4k अपॉन 5। ये के डैश हुआ ना, वेव तो माइनस के डैश में जाएगा। ठीक है, तो प्रोपगेशन डायरेक्शन हो जाएगा जो कि इसमें -1 लगाना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस,
इस डायरेक्शन में वेव जा रहा है, ठीक है। तो एक माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि वेव नेगेटिव में, इस प्लस है ना तो माइनस में जा रहा है, तो जितना आया उसमें माइनस लगा देंगे। देखो, इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको ध्यान रखना है कब प्लस लगाना कब माइनस लगाना। इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, peak value of electric field is 60 volt per meter, and it propagate along positive z। ये पॉजिटिव z में जा रहा है, propagate along positive z in free space, then which of the following is correct representation of oscillation of magnetic field। तो पहले B बराबर हो जाएगा हमारा B नॉट, और इसमें सब में साइन ही दिया है, तो साइन, लेकिन यहाँ जो होना चाहिए ये होना चाहिए Z, यहाँ होना चाहिए। X में जाता तो KX लिखते, Z में जाएगा तो KZ लिखेंगे, ठीक है। K वेव नंबर होगा, तो यहाँ K का वैल्यू दिया है 0.5 × 10⁻³ यहाँ X लेना चाहिए कि Z लेना चाहिए, यहाँ Z लेना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव X में जाएगा तो यहाँ तो प्लस लेना चाहिए कि माइनस लेना चाहिए। अब B नॉट कैसे आएगा, ठीक है। अब ये जो B नॉट का डायरेक्शन होगा वो अलग से लिख लो, B किस डायरेक्शन में होगा, तो ज़रा देखो, वेव प्रोपगेट करता E क्रॉस B बराबर K कैप, तो ये मेरा पॉजिटिव Z में है K डैश कैप, ये तो K कैप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड के का डायरेक्शन दिया है, ठीक है। कौन एक्सेप्टेबल है ये कह रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट चॉइसेस दिए हैं, तो ये फिक्स है, बी हमारा फिक्स है, बी निकालना है ना। बी किधर रखें, तो ऐसा रखेंगे कि क्या पहला चॉइस में है, बी लिया है आई में, बी लिया है आई में, तो नेचुरली ये जे में होगा, तो जे क्रॉस आई के होगा, तो इस तरह से है, तो इसको हमको आई में लेना पड़ेगा, तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे आई कैप, जिसे ई क्रॉस बी बराबर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आ जाए, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आ जाए, ठीक हो। थोड़ा मेहनत है और इस तरह क्वेश्चंस हैं करना। एक जो डेरिवेशन दिए थे कहे थे याद करने के लिए, अब इसको थोड़ा यूज़ करना दिमाग जी, एक आध बार करने से थोड़ा दिक्कतें होता है, तो एक आध बार और करना पड़ता है, थोड़ा टिपिकल था इसीलिए लास्ट में किए कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, रेडियस आर है प्लेट का, चार्जिंग करंट आई है, तो एज ए फंक्शन ऑफ आर लिखना है तो पहले रिजल्ट लिख लो। जो आर इसके अंदर आर लेस देन आर के लिए होता है मैग्नेटिक फील्ड, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ये आई ये वाला होगा, अपॉन 2πr² इंटू स्मॉल आर। और यदि ये बियॉन्ड है, पॉइंट इसके बाहर है, तो ये आ जाता है म्यू नॉट आई बाई 2πr। इसको करके दिखा देते हैं कैसे आया। इसको ऐसे करो,
प्लेट को इसको थोड़ा घुमा दो तो पूरा प्लेन दिखाई देगा। ये आर रेडियस है, ये आर रेडियस है, इस पर चार्ज मान लो प्लस क्यू है, इस पर माइनस क्यू है, ऐसे चार्जिंग हो रहा है आई से। आई बराबर होगा डी क्यू बाई डी टी। अब क्या है कि यहाँ पे फील्ड चाहिए तो एक एम्पेरियन लूप ले लो। ये अब एम्पेरियन लूप लोगे तो जो एम्पियर्स लॉ होता है इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई, पहले इतना था, मैक्सवेल ने कहा कि नहीं इसमें जोड़िए और क्या, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ये जोड़िए, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है, इसको जोड़िए। तो यहाँ बी जो होगा वो सिमेट्री से टेंजेंशियल होगा, तो बी हर जगह डी एल और डी आर के पैरेलल होगा। तो ऐसे में इसका समेशन करोगे तो ये होगा बी इंटू टू पाई आर, ठीक है। और इससे इस सरफेस से कोई कंडक्शन करंट नहीं पास हो रहा है, करंट यहीं रुक जा रहा है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि इससे कोई करंट नहीं पास कर रहा है, कोई कंडक्शन करंट नहीं पास कर रहा है। अब हमारा ये वाला टर्म आएगा तो म्यू नॉट, अब देखो डी फाई बाई डी टी कैसे आएगा, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, पॉजिटिव निगेटिव, एरिया वेक्टर भी ऐसे होगा। तो बताइए फ्लक्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फील्ड हो गया ई, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। अब हम फाई को ई को लिख सकते हैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया ऑफ द प्लेट, तो एरिया ऑफ प्लेट है पाई आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसको यदि हम करें, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया इस सरफेस से जो पास करा, इस सरफेस से पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। तो डी फाई बाई डी टी करें, पाई तो कट ही गया, डी फाई बाई डी टी करें, एप्सिलॉन नॉट को इस साइड ले आएँ तो ये बराबर हो जाता है आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी इज आई, इसलिए यहाँ हम लोग पुट कर देंगे आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आई। ज़रा सॉल्व करिए तो ये रिजल्ट आया म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर स्क्वायर, एक आर कट जाएगा, यही आ गया। और इसे बियॉन्ड लोगे तो ये आएगा। अब ज़रा सोचो, ऐसा फार्मूला कभी मैग्नेटिक फील्ड में पढ़े हो? कहीं कुछ याद आ रहा है? स्टैंडर्ड केस है ये, देखो तो कुछ याद आ रहा है? ऐसा कहीं पढ़े हो? ऐसा पढ़े हो जब कोई लॉन्ग सिलिंड्रिकल कंडक्टर हो, याद होना चाहिए, ऑफ रेडियस कैपिटल आर, पूरा करंट आए इस पूरे सरफेस, पूरे क्रॉस सेक्शन से यूनिफॉर्मली पास करता है, तो इसके अंदर यही फार्मूला होता है। इसका मतलब हम लोग ये मान लें कि पूरा करंट जो है इस एरिया में यूनिफॉर्मली बट गया। तो यदि डिस्प्लेसमेंट करंट न लिया जाए, इसको आर पार कर दिया जाए, आर पार करते समय इस पूरे एरिया में करंट को बांट दिया जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड का वही एक्सप्रेशन आएगा। इसमें यही एक्सप्रेशन आता है, हालांकि उसे लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा मिल गया, क्योंकि यहाँ जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण है, इस आई के कारण नहीं हो पाया। इसको ध्यान रखना। और जो क्वेश्चंस कराए हैं उसको अपलोड कर देते हैं फिर से, तो एक बार अपने से करना, तो एक दो बार जब करोगे, ये जो लास्ट वाला, बाकी तो आसान है, तो एक दो बार जब करोगे तब पता चला कि क्या करते हैं, ध्यान रहेगा, ठीक है। अब जो एक चीज़ है, सब लोग जो है एनसीईआरटी का बुक निकालें, और ये काम जो हम दे रहे हैं ये नहीं आप करते हैं तो इस चैप्टर को इतना पढ़ाने का मतलब नहीं है। कभी कभी जो अब दे रहे हैं, जो अपने से करना है, उसी से क्वेश्चंस आ जाते हैं अच्छा खासा। तो आप देखोगे, सब लोग एनसीईआरटी बुक निकालो, वीडियो रोक के ले आओ, जरा किताब ले आओ। अच्छा, निकाल लिया आप लोग, ठीक है। तो पेज नंबर एनसीईआरटी का 280 है, 280, उसमें लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। उस स्पेक्ट्रम के कई पार्ट हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, माइक्रो ओवन के बारे में यहाँ लिखा है, इसको जरूर पढ़िएगा नीचे। इंफ्रारेड वेव, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज,
तो सबके अंदर जो जो बातें लिखी है इसको अच्छे से पढ़ के नोट्स बनाइएगा। एंड देन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। अब देखोगे एक बार जेईई मेन में इसी टेबल से 2 क्वेश्चंस आए थे, पीएमटी में एक बार 2 क्वेश्चंस आए थे। तो इसमें जो वेवलेंथ का रेंज है, रेडियो वेव का, लाइट मान ली एक्सरे का, गामा रेज का, इंफ्रारेड का, तो ये वेवलेंथ का रेंज याद करना है। कैसे प्रोड्यूस होता है वो दिया है प्रोडक्शन, और इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं वो दिया है। तो इसको ज़रूर कर लें। और ये यदि दो पन्ने आप याद नहीं करते हैं तो फिर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि जो लास्ट वाला बताए हैं कि जनरल एक्स वाई वाला, वाई जेड वाला, वो थोड़ा टिपिकल है, लेकिन 1-2 बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पीएमटी यूजुअली नहीं पूछते हैं, लेकिन इमरजेंसी में बता दिए हैं। जेईई मेन में यहीं शुरू करते हैं। तो ये बच्चों आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुआ। कोई भी एग्जाम दोगे तो कम से कम 2 क्वेश्चंस का आपको फ़ायदा मिलेगा, एडवांस छोड़ के। एडवांस में नहीं है ये, चाहे मेन जाओ चाहे पीएमटी दो, यदि ये याद कर लिया तो आपको 2 क्वेश्चंस सीधे रेडीमेड मिलेगा। ध्यान रखना।